नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और बहुत ही जल्दी इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। फॉर्म फिल हो चुके हैं और एग्ज़ाम इसका बहुत जल्दी होने वाला है। तो आज की क्लास में और आने वाली कुछ जो क्लासेस रहेंगी उसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूँगी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के। और मैंने जो सब्जेक्ट लिया है अभी सब्जेक्ट है हिंदी के वो सारे ही पेपर पहले हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। हालांकि मैंने हिंदी के काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो पहले बता दिए हैं जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसकी पहली क्लास होगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम 2018 में ये वैकेंसी आई थी तो उसी के बेस पे हम ये क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। और जितने भी स्टूडेंट्स भाई नए हैं, यदि इसी तरह के क्लासेस और भी चाहते हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर देखा जाए वैकेंसीज़ को लेकर तो अभी कंटिन्यू काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है और समय काफ़ी कम बचा है हमारे पास। तो प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू ही रखनी होगी। और यदि आप इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं, आपकी कोई और भी डिमांड है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका भी सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को और देखते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कि किस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, किस अलंकार में मनु, जनु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये अलंकार से प्रश्न पूछा गया है। अलंकार एक टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब इसमें वाचक शब्द दिए गए हैं। देखो, कुछ अलंकार ऐसे हैं जिसमें वाचक शब्द आएंगे और वाचक शब्द की मदद से ही हमें वाचक शब्द की मदद से आपको बहुत ही आसानी होगी उत्तर को पहचानने में, आंसर को पहचानने में। तो अब यहाँ पे वाचक शब्द क्या लिखे गए हैं तो ध्यान से देखिएगा। मनु है, जनु है, जानु है। और ये किस अलंकार के अंतर्गत आते हैं तो ऑप्शन देखेंगे। पहले तो मानवीकरण अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार। तो जनु, मनु, मानो, जानो, मनुहु, जनहु ये सभी आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द यही सारे कहलाते हैं, जैसे मनु हो गया, जनु हो गया, जानो हो गया, मानो हो गया, मनुहु हो गया, जनहु हो गया, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। इसलिए प्रश्न नंबर पहले का आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। आसान प्रश्न था, है ना। हिंदी देखो बहुत ही अच्छे लेवल की हिंदी आती है। आप आसानी से यहाँ पर 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। कितने नंबर का आपका पेपर रहता है तो 200 नंबर का रहता है और सारे ही सब्जेक्ट इसमें 25-25 नंबर के आते हैं। कुल कितने सब्जेक्ट आते हैं तो कुल 8 सब्जेक्ट आते हैं। और हिंदी की बात करूँ या मैं सारे सब्जेक्ट की, 8 सब्जेक्ट की, तो सभी 25-25 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। आगे आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। पक्ष का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। अब हमें यहाँ पर पक्ष का सही विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है विपक्ष, पक्षी, पाक्षिक या विपक्ष। तो इसका सही आंसर होगा, देखो विलोम शब्द तो आपको पता होगा कि ये होते क्या है, जहाँ पर शब्द एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, यानी कि उल्टे हो। अब पक्ष का विपरीत क्या है, इसका विलोम क्या है, इसका ऑपोजिट क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला विपक्ष। पक्ष का विलोम क्या है तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, विपक्ष। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। यश का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। यशी, अपयुष, सुयश या अपयश। तो यहाँ पर भी विलोम शब्द से प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न अलंकार से था, दूसरा प्रश्न विलोम शब्द से था, तीसरा भी विलोम शब्द से पूछा गया है। ठीक है, यानी विलोम शब्द का ये दूसरा प्रश्न है। और यश का विलोम इनमें से क्या है तो इसका सही आंसर है फोर्थ वाला, अपयश। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर अब हम देखेंगे 4। नील गाय में निम्न में से कौन सा समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। देखो समास की बात करें ना तो समास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। समधन आस के मेल से बनता है समास। और समास में होता क्या है तो भाई समास में होता है शब्दों का मेल। किसका मेल होता है तो समास में शब्दों का मेल होता है। अब नील गाय में कौन सा समास है, ऑप्शन देखो, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। इसका विग्रह पहले तो हमें पता होना चाहिए। तो इसका विग्रह होता है नीली है जो गाय। नील गाय का विग्रह क्या होता है तो इसका विग्रह होता है नीली है जो गाय। अर्थात इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, कर्मधारय समास। क्यों होगा, क्योंकि कर्मधारय समास एक ऐसा समास है जिसका दूसरा पद यानी कि जिसका जो दूसरा पद है वह प्रधान होता है। दूसरा पद जिसे हम उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस समास का दूसरा पद
या उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। और नीलगाय में देखेंगे अगर हम विस का विग्रह, तो विग्रह करने पर यहाँ है जो भी आ रहा है, तो जहाँ विग्रह करने पर दूसरे पद में है जो आए वहाँ पर भी क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। काफ़ी सारी इसकी पहचान होती है। बहुत ही जल्दी 2 से दिन में मैं आपकी लाइव क्लास भी लेकर आऊँगी। अभी तो हमारी इस तरह से रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, लेकिन 2 से 3 दिन में मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आऊँ, तो उसमें हम ये टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलो आगे आओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि कमल नयन में कौन सा समास है। चलो देखते हैं अब हम कमल नयन को। ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। इसका आंसर भी कौन सा होगा, कर्मधारय समास, क्योंकि कमल नयन का विग्रह होता है कमल के समान नयन। किसके समान, कमल के समान नयन। यहाँ पर इसका विग्रह होगा कमल नयन का। इसमें भी दूसरा पद प्रधान है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से है प्रा उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रभाव, प्रारूप, प्रारब्ध या प्रीति भोज। तो देखो प्र उपसर्ग, प्रा में कोई मात्रा है क्या, आधेरा की, पा में आधेरा की मात्रा तो है, लेकिन इसके अलावा कोई और मात्रा है क्या, जैसे बड़ा आ हो गया, जैसे बड़ी ई हो गया, या छोटी, ऐसे कोई भी इसमें मात्रा नहीं है। केवल प्र लिखा है, प्रा भी नहीं लिखा है यहाँ पर। तो सारे ऑप्शंस को यदि आप देखोगे ना तो खुद ही आप आंसर बता सकते हो। इसका आंसर प्रारूप नहीं होगा, प्रारब्ध नहीं होगा और प्रीति भोज भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड ऑप्शन में तो प्रा में आ की मात्रा लगी है और फोर्थ वाले में प्रा में बड़ी की मात्रा लगी है, और प्रश्न पूछा है प्रा उपसर्ग किस में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। काफ़ी सारे ऑप्शंस तो ऐसे आते हैं जिसको देखकर ही आप सही आंसर बता दो, क्योंकि काफ़ी सारे गलत ऑप्शन भी इसमें लिखे रहते हैं। अगर आप हिंदी में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो ना तो भी आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि हिंदी इतनी कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। बस थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना होता है इसमें, और इतना भी कोई वीक नहीं होता है हिंदी में कि बिल्कुल ही मार्क्स ही ना ला पाए। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। किसी भी एग्ज़ाम में यदि आपको पेपर निकालना है ना तो उसमें हिंदी का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। अगर उसमें हिंदी आ रही है तो हिंदी के बेस पे आपका पेपर निकल सकता है। बस आपको करना क्या है, उसमें पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने होते हैं। चलो आगे आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भयभीत का सही सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। अब हमें यहाँ पर विग्रह बताना है, समास विग्रह बताना है, समास नहीं बताना है। और समास का ये तीसरा प्रश्न है। एक वीडियो मैंने ऐसी भी बनाई थी जिसमें मैंने हिंदी के वो पूरे टॉपिक बताए थे जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में मैं केवल आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करके बता रही हूँ, लेकिन एक वीडियो मैं ऐसी भी लेकर आऊँगी बीच में जिसमें मैं जो टॉपिक्स है ना उसके अंदर भी आपको डिटेल में बताऊंगी कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलो भयभीत का सही सामसिक विग्रह क्या होगा। भय में भीत, भय का भीत, भय से भीत या भय के लिए भीत। तो इसका सही आंसर होगा भय से भीत। क्या होगा, तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला, भय से भीत। क्वेश्चन नंबर 8 है अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। आभारी, आभ्याम, अभियान या आभियान। सेम वही प्रा वाला कॉन्सेप्ट जो था ना वो सेम यही यहाँ पर लागू हो जाएगा। देखो प्रश्न में अभी के बारे में पूछा है, छोटा अ है और भा में बड़ी की मात्रा है, तो ऐसा कोई शब्द देखो। अच्छा उपसर्ग क्या होते हैं, तो ये तो शब्द के आगे लगते हैं, तो ऐसा कोई शब्द देखो जिसके आगे आपको छोटा अ और भा में बड़ी की मात्रा, भा में छोटी की मात्रा भी मिल जाए। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि ऐसा फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है और फोर्थ वाले में भी नहीं है, क्योंकि फोर्थ वाले में बड़ा आ है, छोटा आ नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। अभियान शब्द में अभी उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है, तो इसमें अभी उपसर्ग है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। नूतन का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। पुरातन, पुरातन में भी देखिएगा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में पा में बड़े ओ की मात्रा है, और सेकंड ऑप्शन की बात करें पहले वाले में तो पा में बड़ा ओ की मात्रा है, और छोटे सेकंड वाले में देखेंगे तो पा में छोटे ओ की मात्रा है, केवल इतना अंतर है। ठीक है, थर्ड वाले को देखेंगे तो पुरतान लिखा है, और फोर्थ वाले को देखेंगे तो पुरतन लिखा है। चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे क्वेश्चन नंबर 9 का, कि नूतन का विलोम निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आप इतने दिन से क्लासेस ले रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं क्वेश्चंस आपसे पूछती भी हूँ। तो देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फिर जितने भी आपके रिप्लाई आएंगे मैं उसमें आपको सही आंसर बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है
सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन है सबोध, शोध, सुबोध या सुबोध। तो ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं और उपसर्ग क्या होता है अभी हमने देखा ही था, ये शब्द के आगे लगता है। अब सामने छोटी ऊ की मात्रा सु है। आप सारे ही ऑप्शन को देखोगे तो फिर आप सही आंसर बता दोगे। फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा और थर्ड भी नहीं होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला सुबोध शब्द जो लिखा है इसमें सामने छोटे ऊ की मात्रा सु उपसर्ग है। ठीक है, और इस सु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? सुबोध। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? फोर्थ वाला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। काव्य में जब शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार, शब्दालंकार, इनमें से कोई नहीं या अलंकार। तो जहाँ शब्द के कारण चमत्कार होता है उसे कहते हैं शब्दालंकार। यदि अर्थ के बारे में बात चलती तो उसे कहते हैं हम अर्थालंकार। ठीक है, लेकिन यहाँ शब्द के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। गंगोत्री का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो ये गंगोत्री लिखा है, वो होता है गंगोत्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला। फर्स्ट ऑप्शन में जैसे गंगोत्री लिखा है ना, वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। धकोसला का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो भाई वो धकोसला नहीं, ढकोसला होता है। क्या होता है? ढ ढक्कन वाला, ढकोसला। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, उसमें बस ध की जगह पे क्या आ जाएगा? ढ आ जाएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर फिर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 13 का आंसर होगा फर्स्ट, धकोसला नहीं, वो ढकोसला होता है। चतुरंगिनी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो चतुरंगिनी का जो शुद्ध रूप है वो निम्न में से होगा थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन में जो चतुरंगिनी लिखा है ना, वो बिल्कुल सही लिखा है। शुद्ध रूप बताना था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। मतेक्य के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। तो इसका सही आंसर है सेकंड वाला, मत धन एक। इसका आंसर क्या होगा? मत धन एक। और इसमें कौन सी संधि है? तो मतेक्य में संधि है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि स्वर संधि। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। परमोदारी के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। परमोदारी का सही संधि विच्छेद बताना, और इसका सही संधि विच्छेद है परम धन औदार्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, परम धन औदार्य। और परमोदारी में कौन सी संधि है? तो इसमें है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि इसमें भी है। देखो, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें विच्छेद बताना था, शब्द का विच्छेद बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 17। सिर के लिए सही पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है शीश, शीर्ष और मूल। सेकंड है शीश, शीर्ष और मौली। थर्ड है शीश, शीर्ष और मौली। और फोर्थ है शशि, शीर्ष और मौली। तो इसका सही आंसर है सिर का जो सही पर्यायवाची है वो है थर्ड वाला, शीश, शीर्ष और मौली। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। अब सखी का पर्यायवाची हमें निम्न में से बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है सखी का पर्यायवाची। ऑप्शन है सहचर, आली, सहेली, सहचरी, आली, सहेली, सहचरी, आली, सहेला या सहचरी, अल, सहेली। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला, सहचर, आली, सहेली। सखी के लिए जो सही पर्यायवाची है वो है सहचर, आली, सहेली। क्वेश्चन नंबर 19 है। देवर्षि के लिए सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? देखो, विच्छेद से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, एक ही सेट में पूछे गए, यानी संधि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। अब हमें देवर्षि का विच्छेद बताना है, तो इसका सही विच्छेद होता है देवधन ऋषि, यानी जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो पूरा सही है। देवर्षि का विच्छेद क्या होता है? देवधन ऋषि। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है गुणस्वर संधि। कौन सी है? तो गुणस्वर संधि इसमें है। जिसे जाना ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? दुर्जेय, निर्जेय, अज्ञेय या अजेय। तो जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। क्या है? तो उसके लिए शब्द है अज्ञेय। अगला प्रश्न है। ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर पहला है बराबरी का प्रहरी होना, बराबरी का प्रहार करना, बराबर जबान लड़ाना या बराबर का जवाब देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना का सही, इस मुहावरे का सही अर्थ है बराबर का जवाब देना। क्या होगा? तो इसका आंसर है बराबर का जवाब देना। बराबर का प्रहरी होना नहीं होगा, बराबर का प्रहार करना भी नहीं होगा, ना कि बराबर जबान लड़ाना। ठीक है,
ईद का चांद होना इस मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? ना दिखाई पड़ना, बराबर दिखाई देना, ईद होना या बहुत दिनों बाद दिखना। तो ईद का चांद इस मुहावरे का सही अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड और बिल्कुल सही आंसर है। तो 22वें का आंसर हो जाएगा 4th वाला। अगला प्रश्न है 23वां। देखो ईद से ईद बजाना, अच्छा ये ईद का चांद होना था। अब अगला है ईद से ईद बजाना इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? शोर करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, ईंट तोड़ना या ईंटें आपस में बजाना। तो ईंटें आपस में बजाना तो होगा नहीं, ईंटें तोड़ना भी नहीं होगा। ठीक है, या तो शोर करना होगा या नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो शोर करना क्यों होगा भाई? ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट भ्रष्ट कर देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2nd वाला। अगला प्रश्न है क्षमा न करने योग्य के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ये कई बार आया हुआ प्रश्न है ना। देखो व्यापम क्या करती है ना, प्रश्नों को रिपीट करती है, क्वेश्चंस को ये रिपीट करती है। तो आपको जितने प्रीवियस ईयर पेपर है ना वो सारे सॉल्व करने होंगे। इसलिए मैंने अभी जेल प्रहरी के तो हालांकि मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं भी क्या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आई हूँ। तो क्षमा न करने योग्य के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन यदि हम सारे देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd वाला, अक्षम्य। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 25 प्रश्न ही आपके जेल प्रहरी के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूली गई, कर टेकी रही पल टारती नाही। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं भयानक रस, भक्ति रस, करुण रस या श्रृंगार रस। तो देखो जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, अनुराग का वर्णन हो, वहाँ हमेशा होता है श्रृंगार रस। और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? 25वें का आंसर भी क्या है? श्रृंगार रस ही है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। प्रीवियस ईयर पेपर जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के मैं लेकर आई हूँ उसमें 25 क्वेश्चन से पूछे गए थे और ये 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आगे की और भी जो क्लासेस होंगी उसमें मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको सही कंटेंट, सही डेटा आपके एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है अभी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, अपने दोस्तों को बताना है, लिंक शेयर करा करें आप। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।